हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं स्क्रीम 6 को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वुड्सबोरो में हुए मर्डर्स जो रिची कर्श और एम्बर फ्रीमैन ने किए थे, उसके एक साल बाद मूवी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क में। लॉरा क्रेन, जो कि ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, अभी एक क्लब में किसी का इंतजार करते हुए दिखती है। काफी वक्त वेट करने के बाद उसे उसका मैसेज आता है कि उस क्लब का रास्ता वो नहीं ढूंढ पा रहा है और उसे बाहर बुलाता है। लॉरा बाहर निकल कर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो एक सुनसान स्ट्रीट पे पहुंच जाती है जहां अंधेरा होता है और वो बोलता है कि मैं यहीं पे हूँ। लॉरा भी वहाँ से निकलने वाली होती है कि सामने से एक घोस्ट फेस मास्क में कोई आता है और बेरहमी से उसे मार देता है। मास्क हटाने पे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका स्टूडेंट जेसन कार्वी होता है, जो उसे इस जाल में फंसाता है और उसे मार देता है। जेसन और उसका रूममेट ग्रेग एक प्लान बनाते हैं सैम और उसकी बहन टेरा को मारने के लिए, ताकि रिची और एम्बर जो फिल्म बनाना चाहते थे वो पूरा हो सके। जेसन घर वापस आता है और उसके फोन पे एक दूसरे घोस्ट फेस की कॉल आती है। जेसन को लगता है कि वो उसका रूममेट ग्रेग है और ग्रेग जेसन को बोलता है कि मैं घर में ही हूँ, मुझे तुम ढूंढो। जेसन ग्रेग को पूरे घर में ढूंढने लगता है और जब वो फ्रिज के पास पहुँचता है और फ्रिज ओपन करता है तो उसमें ग्रेग के हेड और दूसरे बॉडी पार्ट्स कटे हुए मिलते हैं और पीछे से घोस्ट फेस में कोई उसे नाइफ से उसको मारता है और जेसन की बेरहमी से जान ले लेता है। सैम और टेरा अब न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं और टेरा अब ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और उनके साथ दूसरे सर्वाइवर्स चैड, मिंडी और क्विन और अनिका भी रहते हैं। सैम थेरेपी अटेंड कर रही है डॉक्टर स्टोन के साथ, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थियरी में ये बात फैल रही है कि वुड्सबोरो में हुए मर्डर्स की मास्टरमाइंड सैम थी। क्विन के पापा वेन बेली, जो कि एक डिटेक्टिव हैं, उनकी कॉल सैम के पास आती है क्योंकि सैम की आईडी जेसन की जहां मर्डर हुई थी उस क्राइम सीन के पास मिली होती है और एक घोस्ट फेस मास्क भी मिला है जो कि पहले के अटैक्स में यूज किया गया था। जब सैम और टेरा डिटेक्टिव के पास स्टेटमेंट देने जा रहे होते हैं तो सैम के फोन पे रिची के नंबर से कॉल आती है। सैम फोन को उठाती है और उसकी बात सुन ही रही होती है कि घोस्ट फेस उन दोनों पे अटैक कर देता है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं जान बचाने के लिए और इसी बीच जो भी उनके सामने आता है और जो भी उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, घोस्ट फेस उनकी जान ले लेता है। उसी तरह जान बचा के और उस घोस्ट फेस से बच के वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। डिटेक्टिव वेन से बात करने के बाद वो दोनों FBI स्पेशल एजेंट कर्बी रीड से मिलते हैं, जो कि 2011 में हुए किलिंग्स की सर्वाइवर भी है। और कर्बी अब ये घोस्ट फेस मास्क वाले किलर को पकड़ना चाहती है और उसके बारे में रिसर्च कर रही है। स्टेशन से बाहर आने के बाद वो दोनों रिपोर्टर गेल से मिलते हैं और वो दोनों उस रिपोर्टर से बहुत नाराज हैं क्योंकि उसने घोस्ट फेस किलिंग के रिलेटेड बुक्स लिखी है पैसा कमाने के लिए। डॉक्टर स्टोन को घोस्ट फेस मार देता है और उनकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से होती है और किलर सैम की फाइल को चोरी कर लेता है और क्राइम सीन पे एक मास्क छोड़ देता है। मिंडी सबको समझाती है कि किलर स्टैब मूवी की स्टोरी और रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है लेकिन फिल्म फिर भी चलती रहेगी। रात का वक्त होता है। सैम और टेरा अपने अपार्टमेंट पे होते हैं अपने रूममेट्स के साथ कि घोस्ट फेस किलर उसके अपार्टमेंट में आ जाता है और उन पे अटैक करता है। वो सारे उससे बचने की कोशिश करते हैं और दूसरे रूम में जाकर रूम लॉक कर लेते हैं, लेकिन किलर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। सैम के सामने वाले अपार्टमेंट पे रह रहा डैनी उनको बचाने में हेल्प करता है, लेकिन इस अटैक में क्विन और अनिका की मौत हो जाती है। क्विन की मौत के बाद उसके पापा को इस केस के इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए सैम की हेल्प करने का वादा करते हैं। गेल उन सबको एक सिनेमा में लेके जाती है जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके बारे में उसे पता चलता है। इस सिनेमा हाउस में उन्हें घोस्ट फेस मास्क और किलिंग वेपन्स और वो सारी चीजों का कलेक्शन उन्हें मिलता है जिसका इस्तेमाल वो किलर करता है। घोस्ट फेस किलर फिर गेल को कॉल करता है जो कि अपने अपार्टमेंट पे होती है और उसे डूई राइली की मौत के बारे में बताता है, जो कि गेल का पुराना लवर होता है और उसे अपनी बातों से टॉर्चर करता है। इसी बीच किलर उसके पार्टनर ब्रुक्स को मार देता है और फिर गेल पर अटैक करता है उसे मारने के लिए। किलर से बचने के लिए वह भागने लगती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वो एक गन का यूज करती है और किलर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता क्योंकि किलर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है और किलर दोबारा से गेल पर अटैक करता है।
किलर गेल को मारने ही वाला होता है कि उसी बीच वहाँ पे सैम और उसकी बहन आ जाते हैं और किलर पर गोली चलाने लगते हैं और किलर वहाँ से भाग जाता है। इस सब के बाद सैम बहुत दुख में है कि उसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो रही है और वो खुद को किलर के हाथ सौंपने की बात बोलती है, जिस पर उसकी बहन और उसके दोस्त गुस्सा होते हैं और उसे समझाते हैं। फिर वो सारे मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो सिनेमा हाउस जाएंगे और वहाँ पे किलर के आने का वेट करेंगे और जब किलर वहाँ आ जाएगा तो वो उनके जाल में फंस जाएगा और फिर वो उसे मार देंगे। वो इस बारे में डिटेक्टिव को भी बताते हैं और उसकी हेल्प मांगते हैं। कर्बी और सारे सिनेमा हाउस पे मिलने को बोलते हैं और वहाँ पे पहुँचने के लिए वो मेट्रो लेते हैं ताकि पब्लिक प्लेस होने की वजह से किलर अटैक ना करे। वो लोग निकलते तो साथ में हैं लेकिन अलग हो जाते हैं और मिंडी को दूसरी मेट्रो लेनी पड़ती है जिसमें घोस्टफेस किलर उसके पेट में नाइफ से अटैक करता है। सिनेमा हाउस पहुँच के कर्बी वहाँ पे उनका पहले से वेट कर रही होती है और वो बताती है कि उसने सब कुछ सेट कर लिया है और जैसे ही किलर इस दरवाजे से आने की कोशिश करेगा वो उसमें लॉक हो जाएगा। वहाँ पे सैम पुराने मर्डर वाले वेपन्स देख ही रही होती है कि उसी बीच वेन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कर्बी अब FBI में काम नहीं करती और उसे महीनों पहले निकाल दिया गया है। यह सुनने के बाद सैम वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन डोर लॉक्ड होता है। इसी बीच टेरा और चैड बात कर रहे होते हैं तो उन पे 2 घोस्टफेस किलर अटैक करते हैं। चैड उनसे फाइट करता है और सैम, टेरा और चैड भागने लगते हैं। चैड उन दोनों किलर से फाइट करता है और उनमें से एक चैड पे नाइफ से अटैक करता है और चैड वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। टेरा और सैम यह देख के फिर से भागने लगते हैं। दोनों घोस्टफेस किलर टेरा और सैम को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे कर्बी आ जाती है और वो उन किलर्स पे गोली चलाने लगती है और कर्बी उन्हें बताती है कि वो किलर नहीं है। उसी बीच वहाँ पे वेन आ जाता है और कर्बी पे गोली चलाता है और दोनों घोस्ट मास्क किलर वेन के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और वेन बताता है कि वो भी किलर है और उसके साथ वाले दोनों घोस्टफेस किलर कोई और नहीं, उसके दोनों अपने बच्चे ईथन और क्विन हैं और क्विन अभी भी जिंदा है। फिर वो तीनों बताते हैं कि वो रिची की फैमिली से हैं जो कि सैम का पुराना लवर होता है और वुड्सबोरो में हुए किलिंग्स का जिम्मेदार होता है जिसे सैम ने मार दिया होता है जब सैम को पता चलता है कि वो ही किलर था। रिची की फैमिली उसके मौत का बदला लेना चाहती है इसलिए वो तीनों ये सब करते हैं। फिर वो तीनों सैम और टेरा को मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कर्बी वहाँ पे आ जाती है और उन पे गोली चलाती है। फिर सब वहाँ से भागने लगते हैं। सैम को एक गन मिलती है और वो उस गन से क्विन को मार देती है उसके पापा के सामने और टेरा ईथन को मार देती है। सैम और डिटेक्टिव एक दूसरे पे अटैक करते हैं और रूफटॉप से नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। जब डिटेक्टिव को होश आता है तो उसके फोन पे सैम के नंबर से कॉल आती है और सैम उसे उकसाती है यह बता के कि कैसे उसने उसके बेटे को मारा था। इसी बीच डिटेक्टिव के ऊपर घोस्टफेस मास्क में कोई अटैक करता है नाइफ से और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसे मारता है। मास्क हटाने पे पता चलता है कि वो सैम है और डिटेक्टिव की वही मौत हो जाती है। इसके बाद सैम और टेरा बैठ के बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कर्बी आती है जो कि अभी जिंदा है। नेक्स्ट डे वो जगह सील हो जाती है और चैड अभी भी जिंदा है और मिंडी भी। घोस्टफेस मास्क को सैम देख रही होती है, फिर उसे वो वहाँ पे छोड़कर चली जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर द मूवी स्क्रीम 6। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दीज वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू एवरीवन इन माय नेक्स्ट वीडियो।